आप इस स्कूल के किसी भी टीचर को बुला के खड़ा करके पूछिए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और आप किसी भी प्राइवेट स्कूल के टीचर को बुला के पूछिए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। 94.38% और 87.8% ये रिजल्ट आता है। ठीक है, इस अभाव में हम लोगों ने एजुकेशन ली है, हमारे बच्चे उस अभाव में नहीं रहेंगे। बट मैंने निर्णय लिया कि मैं कभी भी कहीं भी किसी भी स्कूल में धमक जाऊंगा, और मैं नए सेशन में हर स्कूल में टीचर उपलब्ध कराऊंगा। कोई स्कूल बिना टीचर के नहीं रहेगा, कोई सब्जेक्ट बिना टीचर के नहीं होगा। इसलिए ये अपने मन के अंदर से लोगों को भ्रम निकालने की आवश्यकता है कि प्राइवेट स्कूल में ज्यादा पढ़ाई होती नहीं। भैया, सरकारी स्कूल में बहुत बेहतर पढ़ाई होती है। आसन कला गांव में हमें और पानीपत के आसन कला गांव में हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा पहुंचे हैं। मोदी की मन की बात को सुनने के लिए यहां पर एक कार्यक्रम रखा गया था, और फिलहाल जो हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा है वो मोदी की मन की बात यहां पर सुनते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पानीपत की इंडस्ट्री को लेकर के बातें की हैं। हम बातचीत करेंगे हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा मन की बात को लेकर के, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की पानीपत सिटी को लेकर के बात की है, इंडस्ट्री को लेकर के बात की है, जिस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र है, और उसको लेकर के बड़ी बात यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। हम इस पूरे विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे आखिर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत को चुना और इस पर अपनी बातें कही हैं, उनको लेकर के उनकी क्या कुछ राय है और कैसा वो देखते हैं। विषय पर खुलकर अपनी राय को रखा। विधानसभा स्तर समापन के बाद पहली बार आसन कला गांव में पहुंचे मोदी से मन की बात सुनने के लिए यहां पर पहुंचे थे, और तमाम विषय को तमाम जानकारियां यहां पर देते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहे अपने सहयोगी योगेश के साथ। पानीपत से बॉल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट। स्कूल में पढ़ने आएंगे, बन जाएगा नहीं है। आप इस स्कूल के किसी भी टीचर को बुला के खड़ा करके पूछिए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और आप किसी भी प्राइवेट स्कूल के टीचर को बुला के पूछिए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। जिस तरीके से हमारा लेक्चरर है, हमारा पीआरटी है, हमारा जेबीटी है, वो जिस तरीके के पड़ाव पार करके आता है, तो वो क्रीम बच्चा आता है, ये समझिए आप। और क्रीम बच्चा आके जब पढ़ाता है तो स्वाभाविक बात है रिजल्ट भी बेहतर आते हैं। एक टाइम था जब हमारे स्कूलों का रिजल्ट 33.81%, 42.2% ऐसे रिजल्ट आता था। आज 94.38% और 87.8% ये रिजल्ट आता है। ठीक है, आने वाले दिनों में बड़ा और अच्छा रिजल्ट है। आज हम लोग सीबीएसई को टच कर गए हैं, उससे आगे भी निकले हैं। अब कुछ स्कूल हमने जैसे पीएम श्री स्कूल बनाए हैं, कुछ स्कूल मॉडल संस्कृत स्कूल बनाए हैं, सीबीएसई पे हमने उनको जोड़ा है। तो धीरे धीरे करके 1-2 साल में हम लोग इस तरह का काम शुरू कर देंगे, या होगा शुरू, कि जिसमें वो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वो काम होगा, होने लग रहा है। अभी भी आपके यहाँ भी ऐसे स्कूल है जिसमें एडमिशन के लिए मेरे पास फोन आते हैं कि जी एक बारी फला प्रिंसिपल को बोल दो कि मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए। हमारे हरियाणा प्रदेश में भी सोचता था कि बहुत पिछड़े हुए हैं, मगर जब मैंने सारा डाटा देखा और समझा, तो ऐसे ऐसे स्कूल है कि जहाँ पे 1400 सीट है और 18,000 बच्चे आते हैं। सरकारी स्कूल की बात बोल रहा हूँ भाई साहब, किसी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं ऐसा चमत्कार होगा कि 18,000 लोग बच्चे एडमिशन लेने के लिए बात करें, 1400 बच्चों का एडमिशन हो। आज हमने सुपर 100 चालू किया, आज हमने बुनियाद चालू किया, आज हमने नई पहल चालू की है। नतीजा ये निकला, पूरे प्रदेश भर के क्रीम बच्चे सरकारी स्कूल के आईआईटी में, जेई में, एनईटीटी में वैसे बड़ी संख्या में सिलेक्ट हो रहे हैं। वो अभूतपूर्व, कोई कल्पना नहीं कर सकता वो काम आज सरकारी स्कूल के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर रहे हैं। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग एक भ्रम अपने दिमाग से निकाल दें।
प्राइवेट स्कूल भाई, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, आप भी सरकारी स्कूल के नीचे नीम तले बैठ के पढ़ रहे हो। देखो, एक समय था जब अभाव में हम लोग एजुकेशन लेते थे। आज मैंने हरियाणा प्रदेश के हर माँ बाप को कहा, हर बच्चे को कहा कि जिस अभाव में हम लोगों ने एजुकेशन ली है, हमारे बच्चे उस अभाव में नहीं रहेंगे, सब बार कर डालूंगा मैं। और इसलिए मैंने बड़े लेवल पे बजट भी लिया। मैं स्कूलों में पहले कोई जाता था कि नहीं जाता था, मैं किसी पे कोई कटाक्ष नहीं करूंगा, ना किसी पे उंगली उठाऊंगा, बट मैंने निर्णय लिया कि मैं कभी भी कहीं भी किसी भी स्कूल में धमक जाऊंगा और सप्ताह में 2-4 स्कूल में कर दूं, ये मेरा रहेगा। हर स्कूल की कायाकल्प करना, हर गांव के सरपंच से मैं सीधा निवेदन करने जा रहा हूं, मैं पत्र भी लिखा है, मैंने अभी भी लिख रहा हूं। बच्चों की संख्या बढ़ाइए, टीचर्स की चिंता मत करिए। मैं नए सेशन में हर स्कूल में टीचर उपलब्ध कराऊंगा। कोई स्कूल बिना टीचर के नहीं रहेगा, कोई सब्जेक्ट बिना टीचर के नहीं होगा, और वो कभी भी नहीं होगा, खाली नहीं होगा। अगर कोई सीसीएल पे गया तो पहले उसकी जगह पहले ही उसका इलाज बांध देंगे, पहले ही उसके लिए व्यवस्था करेंगे, तब उसको सीसीएल मिलेगी। बहुत सारी चीजों में मैंने बहुत माइनर बदलाव किए हैं जो रिजल्ट बेटर निकाल के देंगे। मैं आपके चैनल से के माध्यम से सभी के मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि आप माँ बाप को भी बोलिए कि देखिए भाई, हर घर का अगर एवरेज मानेंगे 2 बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, 10,000 रुपये महीने से ज्यादा का उनका खर्च है। दावे से कह रहा हूं, हमारे से अच्छी एजुकेशन नहीं है, दावे से कह रहा हूं। आप पिछले दिनों का हमारा रिजल्ट उठा के देखिए और बाकी स्कूल्स का रिजल्ट निकाल के देखिए। टीचर हमारे पास अच्छे हैं भाई, आप 10,000 रुपये महीना दे के क्यों अपनी कमर तोड़वा रहे हो? अच्छा है, शिक्षा मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए कई बार ये कह देते हैं कि जी आप फला आदमी को बोलो, नोटिस जारी करो कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाए। नहीं, मैं बच्चा हूँ, मेरा मन है, मैं प्राइवेट में पढ़ूं कि या मैं सरकारी में पढ़ूं या मैं कहीं भी पढ़ूं, आप उसकी स्वतंत्रता का आनंद नहीं कर सकते। इसलिए हम सुविधाएं बेहतर दे सकते हैं। जहाँ सुविधाएं बेहतर होंगी, जहाँ एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, वहां पे बच्चा जाएगा। अब मैं एक बात का निवेदन कर रहा हूँ, कितना अच्छा एटमॉस्फेयर है, वातावरण कितना बढ़िया, इतने अच्छे पेड़ पौधे, इतना अच्छा सिस्टम, इतना खुला ग्राउंड, इतना मैं कहूँगा काबिल स्टाफ आपको कहीं नहीं मिलेगा सरकारी स्कूल में। इसलिए ये अपने मन के अंदर से लोगों को भ्रम निकालने की आवश्यकता है कि प्राइवेट स्कूल में ज्यादा पढ़ाई होती नहीं। भैया, सरकारी स्कूल में बहुत बेहतर पढ़ाई होती है। अगर कहीं कमी है तो मैं सीधा कह रहा हूँ, उस कमी को विद इन 1 वीक से लेके और 10 दिन के अंदर अंदर खत्म करूंगा। मैंने किया है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार वातावरण बना देते हैं कि कुछ नहीं है सरकारी स्कूल। हम कह रहे हैं कि एक बार वातावरण ये भी बनाइए कि सरकारी स्कूल बहुत कुछ है और उसका रिजल्ट देखना। हमारे स्कूल के बच्चे पढ़ने के बाद हम उनको, मैंने कहा ना कि सुपर 100 में हम लोग लेके जा रहे हैं, बुनियाद में हम लोग लेके जा रहे हैं, नई पहल में लेके जा रहे हैं। दूसरे भी अगर कोई सुझाव देंगे, उन सुझाव के साथ पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं एजुकेशन पे खर्च कर करके हर बच्चे को अपने के चैनल्स के माध्यम से निवेदन और उत्साहित एक गीत जो अपने राज्य बिना गीत के दिन ही काट रहा था, कहूँगा। जिस राज्य का अपना गीत ना हो तो अधूरापन महसूस होता है। सर्वसम्मति से सब दल के लोग मिले बैठे, सबकी कमेटी बनी, सब ने गीत के वर्ड्स चूज किए और गीत का जो संगीत है उसको भी सुना, समझा, और काफी लंबी प्रक्रिया के बाद सर्वसम्मति से ये अपना जो प्रदेश का गीत है इसको स्वीकृत करके आज हरियाणा प्रदेश अपने गीत के साथ संपूर्ण है, ये कहने के हम लोग लायक बन गए हैं। दूसरा ये कि भाई
अच्छी बात ये रही कि इस गीत के जितने भी लेखक है जो हमारा, उसने भी, जो संगीतकार है उन्होंने भी, और जिसका निर्देशक है उसने भी एक 5 पैसा भी नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम लोग अपने हरियाणा प्रदेश के गीत के लिए सिलेक्ट हुए और हमारी भावनाओं को और हमारे हुनर को प्रदेश ने स्वीकार किया। ये उनके लिए भी बड़े गर्व की बात है। आज मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं कि जय 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 हरियाणा, ये जो हमारा एक नया गीत प्रदेश को मिला है, इस गीत के सम्मान में सब लोगों को कहूंगा कि अपने फोन में मैं भी करूंगा, डाउनलोड करें और बहुत अच्छा है। सम्मान ये भी है कि खड़े होकर आप लोगों ने अभिवादन किया, खड़े होकर जो है सम्मान किया। यही है कि जैसे हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान है, ऐसे ही हम लोग अपने प्रदेश के गान को भी सुनेंगे। अच्छा, बजट सत्र इस बार लंबा चला, ऐसे कौन से जो बिल पास हुए हैं जो हरियाणा की जनता के लिए जो महत्वपूर्ण होने वाले हैं? देखिए, हरियाणा से बाहर का तो कुलवंत जी कोई भी कुछ है ही नहीं। जो भी है वो हरियाणा की खुशहाली के लिए, बेहतरी के लिए है। हर कानून हरियाणा के लोगों के लिए है। मगर ये जो बजट है इस बार का, ये बजट आत्मनिर्भर हरियाणा की नींव रखने में सबसे अच्छी पहल और शुरुआत का कदम है। अब आगे जो भी कोई बजट पेश होंगे, जब भी हर वर्ष की बात थी, तो एक बड़े सपने के साथ होंगे। हरियाणा प्रदेश में जिन जिन चीजों की कमी महसूस होती है, उन कमियों को समझना और उनको पूरा करना, और फिर जो आने वाले दिनों में जो नई चुनौतियां हैं उनको भी समझना और उसके निराकरण के लिए नियम कानून की आवश्यकता के अनुसार उस पर वर्क करना और आगामी वर्षों में उसको बजट के जरिए परिपूर्ण करना, उसका निपटान करना, ये सारी चीजें जो हमारी हिस्सा है प्रदेश को चलाने का, उसमें बहुत सार्थक सिद्ध होंगे। देखिए, हरियाणा प्रदेश में इंडस्ट्री के लिए, हरियाणा प्रदेश में मैं कहूँगा कि स्टार्टअप के लिए, हरियाणा प्रदेश में महिलाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए और गांव के डेवलपमेंट के लिए अभूतपूर्व जो प्रयास किए गए हैं, उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी नजर आएगा। देखिए, अभी बजट पास हो गया है, अगले 1-2 महीने में जो भी फॉर्मेलिटी जो पूरी होने के बाद हर मध्य में उसका पैसा चला जाएगा, और जिस मध्य में उसका पैसा जाएगा वहीं पर हमने कहा कि पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि ये जनता का पैसा है, इसलिए इस जनता के पैसे को अच्छे तरीके से लगाएं, इसमें चीटिंग ना हो, इसमें शिकायतें ना ज्यादा आए, इसका विशेष ध्यान रखते हुए डेवलपमेंट के नए आयाम को छू के हरियाणा आत्मनिर्भर हरियाणा बने, इसमें हमारा पुरजोर प्रयास है। और उन्होंने तमाम अधिकारी कर्मचारियों को भी निर्देश दिए हैं, उनको कहा भी है कि देखिए भाई, एक एक आई पाना वो ठीक लगे, और जहाँ भी कोई काम हो तो उस काम का हुआ नजर आए, लोग बोले कि हाँ, एक बेहतरीन की ओर हरियाणा के कदम आगे बढ़ रहे हैं। एजुकेशन में भी हमने इसमें विशेष तौर पे फोकस किया है, क्योंकि हरियाणा का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और उसमें मान के चलिए कि 50% कर्मचारी अधिकारी तो हमारे ही हैं, मगर एजुकेशन में भी मूलभूत सुविधाएं। अब विधानसभा में कई सम्मानित सदस्यों ने विपक्ष के क्वेश्चन लगाया कि टॉयलेट नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, बच्चों के लिए अलग अलग टॉयलेट नहीं है, रूम्स नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातें कही कि जो नहीं बनती थी। मैंने विधानसभा में उनको स्पष्ट तौर पे कहा है कि ऐसा एक स्कूल दिखाइए जिसमें ये तमाम चीजें नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने अभी पिछले दिनों में, जब मैं एजुकेशन मिनिस्टर बना, तभी
बनते ही मैंने एक 70-80 करोड़ रुपए के आसपास में डाला था, 46 करोड़ समथिंग 50 करोड़ के आसपास में डाला, सॉरी, तो 50 करोड़ रुपए के आसपास में डाल के मैंने हर स्कूल में डीओज को और बीओज को निर्देश जारी किया था कि प्रायोरिटी इस चीज पे हो कि हमारी बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट की व्यवस्था हो और पीने के पानी की व्यवस्था हो। तो मैं अगर जहां तक ठीक हूं, जब मैंने सेशन से पहले इस सब जगह की रिपोर्ट मांगी तो 85% तक सब काम हो गया था और मुझे आश्वस्त किया था कि सर बजट के आते आते हम लोग इस काम को 100% करेंगे। और इसलिए मैंने उनको कहा, उसी दिन रिपोर्ट मैंने सुबह ली क्वेश्चन के बाद ही, मैं आज ये कह सकता हूँ कि 100% स्कूल में हमने इसका इंतजाम कर दिया है। फिर भी कुछ काम चलते होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बोझ है ये किताबों के बोझ जो पड़ते हैं। मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, जब आपकी मेरी बात हुई, हमारी सेशन से पहले बात हुई थी, देखिए मैंने अभी इस पे कोई चर्चा नहीं की है, खाली मोटी एक दिन बात हुई थी कि भाई जरा ये जो मेरे पास भी शिकायतें आई है कि बुक्स का प्राइवेट स्कूल के लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, बुक्स की बहुत कॉस्ट है, बाहर वो बुक इतने की है तो अंदर कुछ ऐसा करके है। ईमानदारी से कहता हूँ, आपको पता है मैं कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलता, कुछ भी हो सकता है। मैंने अभी इस पे चर्चा नहीं की, मगर बहुत जल्दी मैं इस पे एक समीक्षा बैठक बुलाने वाला हूँ। जब भी पहली बार मैंने शिक्षा को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई थी तो मेरे एक धुन थी कि मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जितना जल्दी लागू करूंगा उतना ही मेरे स्टेट के बच्चों को रास्ते खुलेंगे। अभी ये जो कमियां और आपके हमारे माध्यम से जो सामने आ रही है, एक एक को चुन चुन के खत्म करूंगा, ये जानकर। अच्छा, ये उम्मीद करें, याद करें ना करें, ये नहीं होता कुलवंत जी, कुल मिला के होता है कि भाई आपको एक जिम्मेवारी दी है, आप उसको ईमानदारी से निभा रहे कि नहीं निभा रहे। मैं थोड़े समय के लिए पंचायत मंत्री बना, उस परिस्थिति में बना जब सब पंचायतें भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थी, टोटल आदमी विरोध में। मुझे 2-3 महीने मिले, इन 3 महीने में मैंने हर सरपंच को बुलाया, बात की, उनको कहा सरकार बनानी है, बोला सर पैसा, मैंने कहा सरकार बनानी, बोला जी ठीक है, तो साथ लगे, बोला जी ठीक है, नहीं तो ये तो फरमान जारी हुआ था कोई गांव में नहीं घुसेगा, ये नहीं करेगा। मैंने एक मुश्त सबसे डिमांड मांगी, डिमांड मांग के मैंने कहा मैं एक मुश्त राशि बेचूंगा, वो कहते सर भेज दोगे, मैंने अपना कमिटमेंट पूरा किया। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, हमने कहा ये करना है, उन्होंने कहा करो, एक उंगली दबाई सबके खाते में 20-20 लाख रुपए गया, ये वो भी नहीं, उससे भी पहले मैंने बहुत करोड़ों रुपए दिए, जो भी आया उसको दिया, विश्वास जीता, मगर काम करके नतीजा ये निकला हमारी सरकार बनी। और फिर मैं कह रहा हूँ, जो भी जिम्मेवारी, जो भी दायित्व हम लोगों को मिलता है ईमानदारी से करते। देखिए फर्क है दूसरे लोगों में, भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों की निगाह रहती है बजट पे, हमारी निगाह रहती है बजट ठीक से लग जाए, लोगों को लाभ पहुंच जाए, लोगों को कोई तकलीफ ना हो। ईमानदारी से सेवा करने का हुक्म पानीपत ग्रामीण परिवार ने अपने बेटे को दिया है, इसलिए पूरी ईमानदारी से करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्री जी का बहुत बड़ा विजन है। अब आप एक बात बताइए कि एक पुष्प लेके आए, उसके कितने औषधीय गुण हैं और उसका क्या बनाया उन्होंने, वो बिस्किट टाइप क्या बोलते कुकीज का उन्होंने जिक्र क्या बनाई है। अब आप एक बात बताइए कि आदिवासी क्षेत्र में ऐसी हमारी महिलाएं जो अति पिछड़ी थी, आज वो अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं, और जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी बोल के खोज के लेकर बोले, स्वाभाविक बातें को ब्रांड बन जाता है। और मैं ऐसे एक पत्तलों वाला जिक्र भी एक बार बहुत पहले, शायद 40 या 42वां कोई एपिसोड था, उसमें एक गरीब महिला ने कुछ पत्तल्स बनाने का काम शुरू किया था, आज वो ब्रांड बन गया, आज उसका टर्नओवर करोड़ों में। मतलब धीरे धीरे करके चीजें उठ रही हैं। हम विदेशी ब्रांड की तरफ भाग रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी
यानी लोकल फॉर वोकल का प्रचार प्रसार किया। लोकल फॉर वोकल के दम पे आत्मनिर्भर भारत बनाना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच, उनकी काम करने की कार्यशैली और उनकी कुशलता पे निर्भर करता है। इसलिए जब एक व्यक्ति इस देश की इतनी चिंता करते हुए, खाली देश नहीं, आज प्रधानमंत्री जी सारी दुनिया को चला रहे, सही पूछे तो पर्यावरण के बारे में कोई सुझाव देगा कौन? भारत। सौर ऊर्जा के ऊपर कोई अगर सुझाव दे के उसको इम्प्लीमेंट कराएगा तो कौन देश? भारत। सोलर के ऊपर काम करना चाहिए, पर्यावरण खराब ना हो, संसाधन हमारे समाप्त ना हो जाए। सूर्य भगवान हमें इतना ईंधन देगा, इसलिए सौर ऊर्जा की तरफ भी चलो। कौन दिशा निर्देश करेगा? भारत। शांति स्थापित हो और युद्ध चल रहे हैं, ना कोई अमेरिका से बात कर रहा है, ना कोई रसिया से बात कर रहा है, बल्कि ये सारे देश भी मिलकर कहाँ बात कर रहे हैं? भारत। आज भारत केंद्र बिंदु है और केंद्र बिंदु भारत ने सारी दुनिया को चुनौती दे डाली कि देखो भाई, कमजोर राजनीतिक सोच के कारण हम लोग पिछड़ गए थे, हम लोग मर गए थे। अब कमजोर राजनीतिक सोच नहीं है, मजबूत राजनीतिक सोच है। देखो, अपने देश में प्रतिभा की कभी कमी नहीं रही। साइंटिस्ट अच्छे रहे, शिक्षाविद अच्छे रहे, इंजीनियर अच्छे रहे, कला के क्षेत्र में अच्छे लोग रहे, नृत्य के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, कोई फील्ड हमारा अछूता नहीं था जहां भारत ने लगातार उपलब्धियां हासिल ना की हो। मगर कमजोर राजनीतिक सोच के कारण उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता था कि आप ये शोध मत करो, तुरंत साइंटिस्टों को घर बिठा देते थे। वो सारी जो मेधा थी, वो जो सारी क्रीम थी देश की, वो दुनिया में चली गई। किसी ने अमेरिका में जाके झंडा गाड़ा, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में जापान में झंडा गाड़ा। भारत में क्या छोड़ा था कमजोर राजनीतिक सोच ने? बाबा जी का ठुल्लो। जब से मजबूत राजनीतिक सोच आई है, दुनिया के देशों के अंदर बैठे हुए भी भारत की प्रतिभा को वापस खींचा। हमारे देश के 20, 22, 25 साल के जवानों ने वो चमत्कार किया, आप कल्पना नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की पनडुब्बी का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। रसिया की पनडुब्बी दुनिया की सबसे बेहतरीन पनडुब्बियों में मानी जाती थी। हमारे छोटे छोटे साइंटिस्टों ने अमेरिका और रसिया की पनडुब्बी से भी 6 गुना ज्यादा पावरफुल पनडुब्बी बना के देश के समुद्र में उतार दी। किसकी माँ ने दूध पिया कि कोई टिक जाए? अरे हमारी तो सेना का जवान डंडे से आतंकवादियों को भगा देता है। अभी एक डंडा दिखाएगा मेरा पुलिस वाला भाग जाए। तो डंडे के दम पे युद्ध जीतने वालों को दुनिया का सबसे बेहतरीन हथियार मिल जाए तो दुनिया में शांति स्थापित होगी।